नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का यूसीआई कराला लाइव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म से हम लोग आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी करा रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस भी विभिन्न प्रकार के विषयों का आपको मिल रहा है। तो आप लोग लगातार हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। बच्चों, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज की जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे हर एग्जाम्स में आप ये लगा लो एक दो क्वेश्चन पक्का बनते ही बनते हैं। तो आज जिसकी बात हम लोग करेंगे वो भारत में खनिज संसाधन। तो बच्चों, आज का टॉपिक है भारत में खनिज संसाधन। पहले हम लोग भारत में खनिज संसाधन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड के भी जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। तो यहां से आप देखे होंगे कि पिछले जितने भी एसएससी, डीएसएसबी या अन्य स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में मिनरल से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि भारत में कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, या क्वेश्चन आ गया कि भारत में तांबे का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन आजकल बन रहा है कि किस राज्य का तांबा उत्पादन से कोई संबंध नहीं है। तो कुछ स्पेशल राज्य होंगे जहां पे तांबा निकलेगा, उन राज्यों में कोई एक ऐसा राज्य होगा जो तांबा उत्पादन में सबसे बड़ा होगा, लेकिन कोई एक ऐसा भी राज्य होगा जिसके पास सबसे ज्यादा तांबा का स्टोरेज होगा। इन्हीं सभी जो विभिन्न आयाम है उनकी चर्चा आज की वीडियो में की जाएगी। एकदम अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा। जहां आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको तुरंत अपने नोट कॉपी में ऐड भी करते जाइएगा। चलिए बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि भारत में खनिज संसाधन, इस पर अधिकार किसका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर हम इसके अधिकार की बात करें तो खनिज संसाधन जिस राज्य क्षेत्र में पाया जाता है, यानी स्टेट टेरिटरी में पाया जाएगा, उसी स्टेट का पर्टिकुलर उस पर अधिकार होगा। जैसे मान लो कि अगर खनिज झारखंड में मिल रहा है तो इस खनिज पर किसका अधिकार होगा? झारखंड का होगा। अगर खनिज छत्तीसगढ़ में मिल रहा है तो खनिज पर छत्तीसगढ़ का अधिकार होगा। इसके साथ ही ये जो राज्यों के अंतर्गत ये खनिज आ रहे हैं, इसके साथ ही कुछ खनिज भारत में आते हैं अपतटीय क्षेत्रों में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अपतटीय क्षेत्र क्या होते हैं? इनको ऑफ शोर एरियाज बोला जाता है बच्चों। ये जो ऑफ शोर एरियाज होते हैं ये ज्यादातर समुद्र के आसपास के क्षेत्र होते हैं। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों पर जो खनिज आपको मिलेगा, इस खनिज पर जो पूरा का पूरा अधिकार होगा ये बच्चों यहां पर केंद्र सरकार का होगा। तो याद रखिएगा, हमारे पास खनिज पर जो अधिकार की अगर हम बात करें कि खनिज पर किसका अधिकार होगा, तो अगर खनिज किसी स्टेट में मिलेगा तो वो उस स्टेट का पर्टिकुलर राइट होगा। यानी झारखंड का सारा खनिज झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत में रहेगा। तो यहां पर स्टेट वाइज अगर हम देखेंगे तो ये राज्य सरकारों का अधिकार यहां पे आएगा, और अगर वही खनिज अपतटीय क्षेत्रों में मिलेंगे तो उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं। ये जो खनिज संसाधन है, जैसे संविधान में आपको पता है कि हमारा जो संविधान है इसमें हम लोगों ने प्रशासन के हिसाब से जो विषय बांटे हैं, प्रशासन के लिए जो भी विषय हैं, इन विषयों को हम लोगों ने क्या किया है कि स्पेशली 3 सूचियों में डिवाइड किया है। यहां पर हम लोगों ने 3 सूचियां बनाई हुई हैं। कौन कौन सी सूची? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अब यहां पे बात आती है कि खनिज संसाधन जो है वो किस प्रकार के सूची के अंतर्गत आते हैं। क्या ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, या फिर ये केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं, या फिर ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, खनिज संसाधनों का जो भी प्रशासन है वो समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो कन्फ्लिक्ट की स्थिति में केंद्र सरकार ही सर्वोपरि होगा। यहां पर याद रखिएगा, केंद्र सरकार ही सर्वोपरि होगा।
अब बात करते हैं कि भारत में जो भी खनिज संसाधन से संबंधित आंकड़े होते हैं, जो डेटा होते हैं, चाहे उनके उत्पादन का, भंडारण का, क्षेत्र का, कोई भी आंकड़ा, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंडियन ब्यूरो माइंस जो है, या इसको हम इंडियन ब्यूरो माइंस भी कह सकते हैं, इंडियन ब्यूरो माइंस, इसके द्वारा ये जो है कि प्रकाशित किया जाता है। इंडियन ब्यूरो माइंस वो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जो हर साल एक बुक पब्लिश करती है, या इसको कह सकते हैं एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। बच्चों, इस रिपोर्ट का नाम होता है इंडियन मिनरल ईयर बुक। इस रिपोर्ट का क्या नाम होता है? इंडियन मिनरल ईयर बुक। और इस ईयर बुक में पूरे साल के दौरान जो भी खनिज संसाधनों से रिलेटेड डेटा होते हैं, उनमें जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उन सारी चीजों की बात जो है कि यहां पर की जाती है। तो आपको याद रखना है, संविधान की समवर्ती सूची का विषय होता है खनिज संसाधन। इसके साथ ही भारत में खनिज मंत्रालय के अंतर्गत, अगर हम इसको मंत्रालय के हिसाब से भी देखें बच्चों, तो ये हमारा खनिज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो खनिज मंत्रालय है, इस मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन ब्यूरो माइंस है, और इसी इंडियन ब्यूरो माइंस का एक काम होता है हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करना, जिसका नाम होगा इंडियन मिनरल ईयर बुक। और इंडियन मिनरल ईयर बुक के आधार पर ही आज की वीडियो बनाई जा रही है, और इसमें जो बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है इंडियन मिनरल ईयर बुक का, उसी के आधार पे हम लोग बात करेंगे, और सारे के सारे जो डेटा होंगे बच्चों वो अप टू डेट होंगे। तो बिल्कुल अच्छे से वीडियो देखिएगा। जो इस लोहे से संबंधित, कोयले से संबंधित, पेट्रोलियम से संबंधित जो भी स्टेट आपके सामने दिखेंगे, उन पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। अब यहां पे हम बात करते हैं कि जो ये इंडियन मिनरल ईयर बुक है, इस बुक के अनुसार भारत में कुल, याद रखिएगा, इंडिया में टोटल 95 टाइप्स के मिनरल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। कई बार एसएससी अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन मिनरल ईयर बुक में कितने प्रकार के या कुल कितने खनिजों का वर्गीकरण है बच्चों। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 95 टाइप्स के मिनरल हैं, और इन 95 टाइप्स के मिनरल्स को स्पेशली 3-4 और छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे इसमें 3 जो है कि ईंधन खनिज है, जो फ्यूल मिनरल्स हैं। इसके अलावा 10 धात्विक खनिज हैं। इसके अलावा बच्चों याद रखिएगा, धात्विक खनिज के बाद यहां पर 23 अधात्विक खनिज हैं। 23 अधात्विक खनिज हैं। इसके अलावा 55 लघु खनिज हैं। और सबसे लास्ट एक चीज और यहां पे याद रखिएगा, यहां पर जो अच्छा, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चों, ये 4 ईंधन खनिज हैं, और यहाँ पे 3 जो है ये नाभिकीय है, ये नाभिकीय खनिज। तो अब टोटल मिला जुला कर आप देख लो कि भारत में टोटल 95 मिनरल्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। इस 95 मिनरल्स में जो 4 मिनरल्स हमारे पास हैं, ये ईंधन से रिलेटेड है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस तरीके जहां से हमको फ्यूल्स मिलता है। 10 ईंधन धात्विक है। धात्विक खनिजों का मतलब होता है ऐसे जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं, जिनसे बिजली आसानी से, इलेक्ट्रिसिटी अप डाउन हो सकती है। आप इनको पीट कर किसी भी शेप में ले जा सकते हो। तो और ऐसे खनिज जिनके निष्कर्षण से या जिनके रिफाइनरी करने से, परिशोधन करने से आपको धातु प्राप्त हो, उनको हम धात्विक खनिज कहते हैं। और जो क्वालिटीज खनिजों में नहीं होगी, उनको अधात्विक खनिज कहेंगे। तो धात्विक का जस्ट अपोजिट अधात्विक होता है। भारत में कुल 23 अधात्विक खनिज हैं, 10 धात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिजों में स्पेशली बॉक्साइट हमारा है, लोहा है, और भी सारे, तांबा है। तो ये सब
सब धात्विक खनिज में आते हैं। अधात्विक में जैसे चूना पत्थर हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे के सारे अधात्विक खनिजों में आते हैं। इसके अलावा लघु खनिज बच्चों, ये ऐसे खनिज है जिनकी मात्रा बहुत कम होती है, तो ज्यादातर एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो ये बस यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसमें कि भारत में कुल 55 टाइप्स के लघु खनिज भी पाए जाते हैं, जो किसमें हमारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है इंडियन मिनरल ईयर बुक में। और हमारे पास 3 नाभिकीय ईंधन भी हैं, नाभिकीय खनिज भी इसको हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो नाभिकीय ईंधन है या नाभिकीय खनिज है, इसमें यूरेनियम, थोरियम, ये सब आते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके बच्चों यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात यहाँ पे और की जाए कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में, अगर हम वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि सबसे ज्यादा मूल्य का खनिज उत्पादित करने वाला राज्य। देखिए, आपको उस स्टेट का नाम बताना है जो हर साल अपने मिनरल्स को बेचकर या अपने मिनरल्स, जितना भी वो मिनरल्स निकाल रहा है, उससे उसको सबसे ज्यादा इनकम या प्राइस मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा बच्चों अगर मूल्य का खनिज हम यहाँ पर देखें कि कौन सी स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा मूल्य का खनिज निकाल रहे हैं, तो उसमें नंबर 1 आता है बच्चों उड़ीसा। ये क्वेश्चन एसएससी ने कम से कम 20 बार रिपीट किया है अपनी परीक्षाओं में कि सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन जो है उसमें उड़ीसा का राज्य है, उड़ीसा का योगदान है। उड़ीसा पूरे भारत में जितना भी खनिज उत्पादित किया जाता है उसका लगभग आधा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 47% के आसपास टोटल जो वैल्यू होती है वो उड़ीसा के ही मिनरल्स की होती है। तो उड़ीसा इस समय टोटल मिनरल वैल्यू में टॉप कर रहा है। इसके बाद जो दूसरा स्टेट है बच्चों, ये यहां पर याद रखिएगा, ये है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सेकेंड पोजीशन पे है। इसके अलावा और भी कर्नाटक है, झारखंड है, राजस्थान है। तमाम ये लिस्ट जो है कि सीक्वेंसली चलेगी, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 2 नाम भी याद रख लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके सामने पेपर में क्वेश्चन छपता है कि सबसे ज्यादा मूल्य का खनिज उत्पादित करने वाले राज्य का नाम बताइए, तो आपको बताना है बच्चों कि वह राज्य उड़ीसा है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन यहीं पे और आता है कि सर्वाधिक खनिज भंडारण वाला राज्य। बच्चों इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, भंडारण वाला राज्य और उत्पादन वाला राज्य। देखिए, सबसे पहले क्या है, झारखंड हमारा वो स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं। तो झारखंड भारत के उन राज्यों में आता है जहां पर पूरा का पूरा जो मिनरल है वो स्टोरेज है। और झारखंड में एक स्पेशली एरिया आता है, आप उसका नाम भी सुने होंगे, जिसका नाम होता है छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो छोटा नागपुर पठार है बच्चों, ये पूरे भारत का एक तरीके से खनिज संसाधनों की हृदय स्थली है, हर्ट है मिनरल्स का, क्योंकि यहीं पे सारा का सारा खनिज स्टोर हुआ है। और इस वजह से हमारा ये जो झारखंड बच्चों दिख रहा है, ये भारत में सबसे ज्यादा खनिज स्टोरेज के मामले में टॉप स्टेट है। लेकिन अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे थे यहाँ पे, जैसे टोटल प्रोडक्शन में कौन था, तो टोटल प्रोडक्शन में भी जस्ट हमने एक राज्य का नाम बताया था, वो था उड़ीसा। तो उड़ीसा के पास भी खनिज का भंडारण काफी है, लेकिन झारखंड से ज्यादा नहीं है। तो झारखंड टॉप पे है भंडारण के मामले में, और उत्पादन के मामले में जो स्टेट आएगा बच्चों, वो हमारा हो जाएगा उड़ीसा। तो ये 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पेपरों में वो पूछते हैं कि सर्वाधिक खनिज भंडार कहां पर है, तो झारखंड, और सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन टोटल वैल्यू में कौन कर रहा है, तो उड़ीसा कर रहा है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहां पे हम लोग बात करेंगे
कि भारत में जो खनिज है उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के प्रमुख खनिज पेटियां, इसको पेटी या फिर बेल्ट कह सकते हैं। इंडिया के वे एरिया जहां पे सबसे ज्यादा खनिज की पेटी या बेल्ट पाए जाते हैं, उसमें सबसे पहला नाम आप याद रखना जो है वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार, इतना ज्यादा यहाँ पे खनिज मिलता है बच्चों कि इस पूरे एरिया को बोला जाता है भारत का पिट्सबर्ग। ये एरिया भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है, इसलिए इसको पिट्सबर्ग कहते हैं क्योंकि, या फिर इसको एक और नाम देते हैं। पहले तो ये जो जान लो कि इसको पिट्सबर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो लोहे स्टील का प्रोडक्शन है वो यहीं से होता है। और इसके अलावा इसे भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है बच्चों, रूर क्षेत्र। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे जर्मनी में रूर नाम का क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए या खनिज भंडारण के लिए फेमस है, वैसे ही भारत में छोटा नागपुर पठार खनिज उत्पादन और भंडारण के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसको भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। ये जो रूर क्षेत्र है, इस रूर क्षेत्र का संबंध बच्चों कहां से है, तो इस रूर क्षेत्र का संबंध जर्मनी से है। जैसे रसिया का पिट्सबर्ग स्टील प्रोडक्शन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, ऐसे ही छोटा नागपुर पठार का स्पेशली जमशेदपुर एरिया जो है स्टील के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए छोटा नागपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे याद रखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज का बेल्ट है, जो स्पेशली कहां पर फैला हुआ है, स्पेशली झारखंड में, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि स्टोरेज, मिनरल स्टोरेज के मामले में झारखंड दुनिया का झारखंड भारत का सबसे टॉप स्टेट है। इसके बाद जो दूसरी पेटी आती है बच्चों, जहां पर आपको खनिज बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, इस दूसरी पेटी का नाम है मध्यवर्ती पेटी। ये जो मध्यवर्ती पेटी है, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसका लोकेशन कहां पर होना चाहिए, तो इसका लोकेशन स्पेशली मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब स्टेट्स में है। आपको पता है कि महाराष्ट्र जो एमपी है तांबा के लिए, हीरा के लिए, और कोयला भी यहाँ पे मिलता है, ठीक ठाक लोहा भी मिल जाता है, तो काफी मिनरल्स आपको जो है कि यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो एमपी, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र इस कैटेगरी में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी काफी खनिज है, आंध्र प्रदेश में खनिज है, तेलंगाना में खनिज है, तेलंगाना स्टेट भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सब मध्यवर्ती पेटियों में आते हैं। मध्यवर्ती पेटी के बाद जो बच्चों अगली पेटी है हमारी खनिज से संबंधित, उस पेटी का नाम है दक्षिण पेटी। ये साउथ पेटी है, दक्षिण पेटी। और इस दक्षिण पेटी में याद रखना स्पेशली तमिलनाडु ही आता है और केरला आता है। तो केरला में आपको पता है कि थोरियम सबसे ज्यादा मिलता है। मालाबार जो उसका कोस्टल लाइन है, वहां पे एक रेत पाया जाता है, उस रेत का नाम होता है मोनाजाइट। तो मोनाजाइट रेत के साथ ये थोरियम यहाँ खूब मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बच्चों याद रखना कि थोरियम के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो केरला उसके लिए फेमस है। और तमिलनाडु तो मिनरल स्टोरेज या मिनरल प्रोडक्शन के लिए इंडिया में वर्ल्ड फेमस है ही। यहाँ पर आपको लोहा भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कोयला भी देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु जो है कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है। इसके अलावा यहाँ पर एक और दक्षिण की पेटी में आ जाएगा, वो हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका का कोलार माइंस सोने के लिए, कर्नाटका का हट्टी माइंस सोने चांदी के लिए। तो ये तीन जो स्टेट है बच्चों, ये आपको दक्षिण की पेटी में दिख जाएंगे। दक्षिण की पेटी के बाद यहाँ पर अगला जो है एक और पेटी, वो है उत्तर पश्चिम पेटी बच्चों। एक और पेटी यहाँ पे देखिएगा, ये है उत्तर पश्चिम पेटी। ये जो उत्तर पश्चिम पेटी है, इसमें स्पेशली आप जिस राज्य की बात करना चाहते हैं, जहां पर राजस्थान,
राजस्थान के अलावा थोड़ा बहुत कुछ मिनरल्स गुजरात में हैं, तो हम इन दो स्टेट्स को यहाँ पर उत्तर पश्चिम पेटी में डाल सकते हैं, जो कि राजस्थान और गुजरात हैं। इसके अलावा बच्चों ये याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम पेटी में जो राजस्थान है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरा का पूरा तांबा भरा पड़ा है, शीशा भरा पड़ा है, जस्ता भरा भरा पड़ा है, चांदी भरा पड़ा है। तो ये सारे के सारे जो है राजस्थान में है। गुजरात में काफी क्रूड ऑयल्स मिलते हैं, गुजरात के अलावा यहाँ महाराष्ट्र में भी मिलता है क्रूड ऑयल्स। तो ये कुछ एरियाज हैं पेटी वाइज जिनको हम यहाँ पे बात कर रहे थे। और भारत की जो सबसे आखिरी पेटी है जहां पे मिनरल्स काफी मात्रा में मिल रहे हैं, उस पेटी का नाम बच्चों यहां पर है उत्तर पूर्वी पेटी। और ये जो उत्तर पूर्वी पेटी है, इस उत्तर पूर्वी पेटी में आपको स्पेशली छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाएगा, उड़ीसा देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके जो है कि वे पेटियां हैं जहां पे खनिज मिल रहे हैं। तो भारत में अगर अब यहां पर एक बार फिर से समझिएगा कि भारत में अगर हम खनिज की पेटी की बात करें कि कहां कहां पर सबसे ज्यादा खनिजों की पेटियां हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है छोटा नागपुर की पेटी। इंडिया का लगभग आधा खनिज तो इसी क्षेत्र में लोकेट है, झारखंड के। इस वजह से ये भारत का रूर क्षेत्र कहलाता है। एसएससी ने कम से कम 50 बार इसको रिपीट किया है क्वेश्चन। इंडिया का कौन सा एरिया भारत का रूर क्षेत्र कहलाता है बच्चों? याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार, लोकेटेड इन झारखंड। इसके अलावा मध्यवर्ती पेटी में मैंने आपको कुछ स्टेट्स के नाम बताएं। दक्षिणी पेटी में कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला की बात की गई थी। उत्तर पश्चिम पेटी में राजस्थान और गुजरात की, तथा उत्तर पूर्वी पेटी में बच्चों छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात की गई थी। अब इसके बाद हम लोग प्रमुख खनिज पेटियों के बाद यहाँ पे अगली जो चर्चा की जाएगी बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट खनिज हम लोग लेंगे और उनको सीक्वेंसली पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले मान लो हम लोग बात करेंगे लोहे की, फिर कोयले की, मतलब ऐसे करके हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, यहाँ पर याद रखिएगा, देख लीजिएगा कि भारत में जो इंडियन मिनरल ईयर बुक है वो कहता है कि टोटल 95 टाइप्स के मिनरल्स हमारे यहाँ निकल रहे हैं। तो जो 95 टाइप्स के मिनरल्स हैं उसमें हम लघु खनिज की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। हम बात करेंगे नाभिकीय खनिजों की, हम बात करेंगे ईंधन खनिजों की, और थोड़े से धात्विक खनिज और थोड़े से अधात्विक खनिज की बात करेंगे। ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा जिससे लगातार क्वेश्चन एग्जाम्स में बन रहे हैं। तो चलो सबसे पहले आज की जो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों, वो धात्विक खनिज से स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे वीडियो को अपने आगे ले चलते हैं और बात की जाएगी यहाँ पे धात्विक खनिजों की। अभी जस्ट मैंने इनकी संख्या बताई कि भारत में जो धात्विक खनिजों की संख्या है ये इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार 10 है। तो पहले तो धात्विक खनिज की कुछ कैरेक्टर्स आप जान लो कि मेटालिक मिनरल्स होते कौन है। मेटालिक मिनरल्स का मतलब होता है कि ऐसे खनिज जिनके निष्कर्षण से या जिनके इसको कह सकते हो कि रिफाइनरी से आपको मेटल प्राप्त हो। तो जब मेटल आपको मिलेगा जिस भी खनिज से, तो वो मेटालिक मिनरल्स हो जाएगा। अब मेटल्स होते क्या है? मेटल्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप चाहे जितना पीटते रहो, ठोकते रहो, पटकते रहो, ये टूटेंगे नहीं, ये अपना शेप बदल सकते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को पीट पीट कर आप इसका शेप बदल सकते हो, लेकिन ये कहो कि हम लोहे को पीट दे तो ये टूट जाए, तो इसमें टूटने वाली क्वालिटी नहीं होती है। इसमें क्या होती है? तन्यता होती है। आप इसको तान सकते हो या किसी भी शेप में आप ले जा सकते हो। तो मेटल्स की एक सबसे पहली जो क्वालिटी होती है बच्चों, वो तन्यता, यानी कि इनमें आप इनका शेप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, इस मेटालिक मिनरल्स में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर होता है विद्युत चालकता की। अगर हम विद्युत चालकता की बात करें कि क्या ये मेटालिक मिनरल्स विद्युत जो इलेक्ट्रिक करेंट्स हैं इनके फ्लो को
कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, जितने भी मेटालिक मिनरल्स हैं बच्चों, वो विद्युत के एक अच्छे सुचालक माने जाते हैं। तो जितने भी वायर वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में जो भी मेटल्स यूज जो भी मिनरल्स यूज होते हैं, वो जनरली मेटालिक मिनरल्स होते हैं। आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में सिल्वर को माना जाता है बेस्ट विद्युत का सुचालक। ये बेस्ट विद्युत सुचालक है, लेकिन चूंकि चांदी इतना महंगा है तो चांदी के तार हम नहीं बना सकते। इसके अलावा तांबा है, इसके अलावा जो है कि लोहा है, एल्युमिनियम है, तमाम जो है कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से जो है कि इसको सुचालित करते हैं। तो हमारे यहाँ तांबा और एल्युमिनियम के तार बहुत दिखने को मिलते हैं, लेकिन सिल्वर जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। तो ये दो तीन चीजें मेटालिक मिनरल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें कुछ मेटालिक मिनरल्स जिनकी हम लोग बात करेंगे, हम लोग इसमें सिल्वर की भी बात करेंगे, गोल्ड की भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले लौह अयस्क की। ये जो लौह अयस्क होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आयरन ओर बोला जाता है। अब इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले आप दो चीज यहां पे समझिएगा। थोड़ा सा मुझे ये पहले बता देना चाहिए था, लेकिन फिर अभी भी अगर आप जान जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओर और मिनरल में क्या अंतर होता है बच्चों? ओर को कहते हैं अयस्क और मिनरल्स को कहते हैं खनिज। तो अयस्क और खनिजों में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखो, जब जमीन के अंदर खनन करके जो माइनिंग हो रही है, उसको माइनिंग करके जो कुछ भी हम निकालते हैं उसको हम ओर कहते हैं, यानी अयस्क कहते हैं। तो जब वो जमीन के नीचे से निकला तो उसमें बहुत सारे जो है क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं। और इन अशुद्धियों के साथ, यानी कि कोई भी धातु ही मान लो आप निकाल रहे हो, चाहे धातु निकाले कोई भी, तो धातु प्लस अशुद्धि, ये जो भी उसके साथ अशुद्धि होगी, इन दोनों को मिलाकर हम ओर कहेंगे। अब इस ओर का हम रिफाइन करेंगे। ओर को हम क्या करेंगे? रिफाइन करेंगे। और रिफाइन करने से जो शुद्ध रूप प्राप्त होगा बच्चों, वो एक्चुअल में मिनरल होगा। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यहां पर भी बन जाता है। क्या बनेगा कि ओर और मिनरल्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? तो आप बता देना कि जब खनिज अशुद्धियों से युक्त होता है तो वो अयस्क कहलाता है, और इन्हीं अशुद्धियों को जब हम दूर कर देते हैं तो खनिज बन जाता है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे जिस लौह अयस्क की बात कर रहे थे, इस लौह अयस्क का पहले तो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट देख लेते हैं। इंडिया में अगर हम टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स लोहे का देखें तो लोहे में दो तीन जो है कि यहाँ पे सबसे बड़े लोहे के उत्पादक राज्य हैं, और उसमें बच्चों याद रखिएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दो नाम आपको बेसिक याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा जो लोहे का प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? उड़ीसा के द्वारा। ये टॉप पोजीशन पर है। और नंबर 2 पर है छत्तीसगढ़। तो भारत में इन्हीं दोनों का नाम हमेशा लोहे के प्रोडक्शन में माना जाता है। इसके अलावा झारखंड से भी लोहा मिलता है, कर्नाटका से भी मिलता है, लेकिन टॉप की बात होगी, जब भी बात होगी टॉप की, तो टॉप प्रोड्यूसर आपका उड़ीसा होगा। और अगर हम यहीं पे इसी क्वेश्चन को कंट्री के यहां पर देखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोहा निकालने वाला देश कौन सा है बच्चों, तो जिन बच्चों को अगर आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोहे का उत्पादन करने वाला कंट्री है, उस कंट्री का नाम है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया यहां पे टॉप आयरन ओर प्रोड्यूसर है, जबकि उड़ीसा इंडिया का टॉप आयरन ओर प्रोड्यूसर स्टेट है। इन दोनों के बाद आप यहां पे एक चीज और समझिएगा कि भारत में जो लोहे पाए जाते हैं, जो आयरन ओर है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं? तो आयरन ओर के टाइप्स, प्रकार, तो बच्चों बेसिकली भारत में 4 प्रकार के लोहे पाए जाते हैं। ऐसा हमारे जो जानकार विद्वान लोग हैं
कहते हैं कि भारत में 4 प्रकार के लोहे मिलते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट, ये अयस्क है लोहे का, और इसी को हम साफ करके लोहा प्राप्त करेंगे। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट, हेमेटाइट के बाद लियोनाइट, लियोनाइट के बाद बच्चों सबसे लास्ट सीडेराइट, सीडेराइट। ये 4 प्रमुख लोहे के अयस्क हैं। इसमें बच्चों जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें हम जब इस अयस्क को साफ या शुद्ध करेंगे, रिफाइन करेंगे, तो लोहा कितना इसमें मिलेगा, तो ये 72% के आसपास यहाँ पे लोहा पाया जाता है। तो इतना ज्यादा लोहा की मात्रा इधर नहीं है इन अयस्कों में। तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का होता है ये है बच्चों बेस्ट क्वालिटी। एसएससी आपसे पेपर में पूछेगी कि बेस्ट क्वालिटी का लोहा बताओ या आयरन अयस्क बताओ। लौह अयस्क पूरे भारत में सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन है बच्चों, या पूरी दुनिया में भी अगर हम कहें तो वो है मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट में पूरा जो लोहे का अंश है वो 72% होता है। लेकिन ये मैग्नेटाइट इतना अच्छा है कि हर जगह मिलेगा नहीं, क्योंकि अच्छी चीजें हर जगह नहीं मिलती हैं बच्चों, चाहे वो टीचर हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो यूट्यूब का, या फिर इंस्टीट्यूशन हो। तो हमारी यूनिक कोचिंग सेंटर जो है बच्चों ऑफलाइन क्लासेस भी लगातार कराती है। हर महीने इसके नए बैच शुरू होते हैं, तो आप यहाँ पर ऑफलाइन आकर भी पढ़ सकते हो। इसके साथ ही आप ऑनलाइन भी यहाँ पर यूट्यूब से जुड़कर हमारे वीडियोस देख सकते हो, हमारे कोर्सेज ले सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखो कि जो बेस्ट क्वालिटी का जो लोहा है, ये बेस्ट क्वालिटी का लोहा सिर्फ और सिर्फ भारत के एक ही स्टेट में मिलेगा, और उस स्टेट का नाम है कर्नाटक। तो यहां पर याद रखिएगा मैग्नेटाइट सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में ही पाया जाता है। थोड़ा बहुत तमिलनाडु वगैरह में भी मिल जाएगा, लेकिन मेनली जो मैग्नेटाइट है, जो बेस्ट क्वालिटी है, वो आपको कहां पर मिलने वाला है, कर्नाटक में मिलने वाला है। इसके बाद बच्चों दूसरा जो आता है वो है हेमेटाइट। अब इसमें जो लोहे की मात्रा होगी वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, तो परसेंटेज का कोई यहाँ पे एक फिक्स पैरामीटर नहीं है। कुछ किताबें लिख देती हैं कि 60 से 70% या 65-70%, तो ये लिखने के कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। अब बस ये याद रख लो कि यहाँ पे लोहे का जो प्रतिशत होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट ये वाला जो लोहा है ये बेस्ट अवेलेबल है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्वाधिक उपलब्ध है। ये भारत में सर्वाधिक उपलब्ध। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आपसे पेपर में आ जाए, आजकल एसएससी डीएसएसबी क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा कर पूछ रहे हैं, अब ये डायरेक्ट थोड़ा पूछ देंगे इस वाले क्वेश्चन पे। देखो जैसे ये कि इंडिया का टॉप प्रोड्यूसर स्टेट बताओ या कंट्री बताओ दुनिया का, तो ये तो बच्चों वाले पॉइंट्स हो गए। अब थोड़े डिटेल के जैसे क्वेश्चन है कि अगर आपसे वो पूछ दे कि भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, तो जो मोस्टली आपके इंडिया में अवेलेबल आयरन है वो है बच्चों हेमेटाइट। और हेमेटाइट इंडिया का सबसे ज्यादा उपलब्ध है। और यही जो लोहा है स्पेशली आपके उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इन सब जो स्टेट्स हैं यहां पर आपको ये वाले लोहे मिलते हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब के जो लोहे होते हैं वो हेमेटाइट कैटेगरी के होते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो अगला लोहा होता है उसका नाम होता है लियोनाइट। तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी और कम होती है। और सबसे जो घटिया कोयला होता है, लोहा, जो सबसे घटिया लोहा होता है बच्चों वो सीडेराइट। ये सबसे खराब, यानी मोस्ट रस्ट। अगर आपसे पेपर में पूछा कि सबसे खराब लौह अयस्क का नाम बताकर आइए, आप सीडेराइट बताइएगा। सबसे बेस्ट पूछेगा तो आप मैग्नेटाइट बताइएगा। सबसे ज्यादा हेमेटाइट। और लियोनाइट तीसरे क्वालिटी का है, ये भी ठीक ठाक मात्रा में इंडिया में मिलता है, लेकिन ये दोनों जो है ज्यादातर इंडिया में
पाए जाते हैं। ये चूंकि खराब है तो ये बहुत कम मिलता है, और ये बहुत अच्छा है तो ये भी बहुत कम मिलता है। तो यहां से कहीं से भी वो आपसे अगर क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, तो आप इसको अच्छे से करके आइएगा। अगली चीज जो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रमुख क्षेत्र, इंडिया में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, यानी कि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं इंडिया में, जैसे कि कौन सा खनिज का क्षेत्र लोहे से संबंधित है, कौन सा तांबे से है, किस पर्टिकुलर एरिया में खनिज तेल मिलेगा, कहाँ कोयला मिलेगा, इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लोहे के प्रमुख अगर खनिज क्षेत्रों की बात करें बच्चों, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें आप देख लो कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये जो छत्तीसगढ़ है बच्चों, छत्तीसगढ़ में कहां कहां पर लोहा मिल सकता है, उसमें स्पेशली बैलाडीला बहुत फेमस है। बैलाडीला, इसके अलावा डाली राजहरा की पहाड़ी, डाली राजहरा पहाड़ी, ये दो एरिया याद रखिएगा, डाली राजहरा पहाड़ी और बैलाडीला, ये दोनों छत्तीसगढ़ में लोहे के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। दुर्ग, दंतेवाड़ा, ये सब जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के, ये उन्हीं के लिए जाने जाते हैं। बस्तर, दुर्ग, ये सब छत्तीसगढ़ के जिले हैं और लौह अयस्क के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला स्टेट है जिसकी हम बात कर लेते हैं, वो है कर्नाटक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इंडिया का जो बेस्ट कोयला है, कौन सा, बार बार कोयला निकल जा रहा है बच्चों, लोहा, जो बेस्ट लोहा है वो कौन सा है, मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में ये कहां पर देखने को आपको मिलेगा, तो वहां पे स्पेशल एरिया है, जैसे बाबा बुदन की पहाड़ी। तो बच्चों बाबा बुदन की पहाड़ी हो गया। इसके अलावा इसी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, पेपरों में उसका भी नाम आता है कुंद्रे मुख। तो बाबा बुदन की पहाड़ी हो गई, कुंद्रे मुख हो गई। इसके अलावा अन्ना दुर्गा हो गया, बेलारी हो गया, चित्रदुर्ग हो गए, ये कई सारे एरियाज हैं, लेकिन जो पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो बाबा बुदन की पहाड़ी और कुंद्रे मुख पे बनेंगे। इसके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा, अब चूंकि आपको पता है कि लार्जेस्ट लोहे का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है इंडिया का, तो उड़ीसा में गुरुम हिसानी, गुरुम हिसानी के अलावा बादाम पहाड़ी, मयूरभंज, ये सब कुछ एरियाज हैं। जैसे मयूरभंज हो गया, बादाम पहाड़ी हो गई, कई बार पूछता है बादाम पहाड़ियां कहाँ हैं, गुरुम हिसानी हो गया, ये कुछ एरियाज हैं जहां पर लोहा मिलेगा उड़ीसा के अंतर्गत। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा बात कर लेते हैं झारखंड, ये भी लोहे का बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड का ही नंबर आता है। तो झारखंड में ये कहां पर मिलेगा, ये सिंहभूम में मिलेगा, गुआ में मिलेगा, नोआमंडी में मिलेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कहां कहां पर, सिंहभूम, नोआमंडी, गुआ, ये कुछ एरियाज है जहां झारखंड के लोहे मिलेंगे बच्चों। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और भी कुछ एग्जाम्स के हिसाब से एरियाज हैं और स्टेट हैं जहां पर लोहे मिलते हैं। लेकिन ये इतने सारे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बताया है, ये आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं बच्चों, कहां कहां से देखिए क्वेश्चन बन सकता है, एक बार थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब कर देता हूं। ज्यादातर डाली राजहरा की पहाड़ी, अभी जस्ट डीएसएसबी अपने एग्जाम्स में पूछा था, डाली राजहरा की पहाड़ियां जो लोहे के लिए फेमस हैं वो किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। इसका जो शेप होता है चंद्रमा के आकार का होता है ऐसे करके, तो इस तरीके से इसका शेप होता है, तो इस पर भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। इसके अलावा बाबा बुदन की पहाड़ी, ये भी आपके लिए काफी फेमस है। जो बाबा बुदन की पहाड़ी है कर्नाटका का,
कुद्रेमुख, इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है। मयूरभंज, बादाम पहाड़ी, गुरुमिसानी, सिंहभूम, नोआ मंडी, ये सब एरिया जितने मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, आप इन सभी नाम को उतार लेना। ये समझ लो कि पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां पर आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं बच्चों, याद रखिएगा। इनमें से किसी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन से संबंधित नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया बैला डीला, ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 2 में लिख दिया डॉली राजहरा। ऑप्शन नंबर 3 में लिख दिया मान लो मैंने कुद्रेमुख। ऑप्शन नंबर 4 में बच्चों मैंने लिख दिया यहां पर खेतड़ी माइन या खेतड़ी। तो अब आप से पूछा पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो खनिज क्षेत्र है वो लोहे के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो बैला डीला छत्तीसगढ़ में लोहे के लिए, डाली राजहरा छत्तीसगढ़ में लोहे के लिए, कुद्रेमुख कर्नाटका में लोहे के लिए, लेकिन खेतड़ी खेतड़ी राजस्थान में तांबा के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पर, आप इसको तुरंत पेज पे नोट करो और उसके बाद फिर हम लोग अगले खनिज की बात करते हैं। चलिए बच्चों अगले खनिज की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला खनिज है यहां पर वो है मैग्नीज। बच्चों ये जो मैग्नीज है, इस मैग्नीज पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ठीक है। तो इस मैग्नीज पर आपसे जो क्वेश्चन आने हैं पेपरों में, कि पहले तो आप ये जान लो कि इस मैग्नीज का यूज क्या है, उपयोग क्या है। तो मैग्नीज का सबसे पहला जो उपयोग होता है यह एक रॉ मटेरियल के रूप में बच्चों, यानी कच्चे माल के रूप में, एक कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग होता है लौह इस्पात उद्योग में। लौह इस्पात उद्योग, ये जो जमीन से जब हम लोहा निकालते हैं तो उस लोहे का मैक्सिमम जो प्रयोग होता है वो स्टील बनाने में किया जाता है। ये जो लौह इस्पात है इसको आयरन स्टील बोलते हैं बच्चों, आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो जब लोहे से हम स्टील बनाते हैं, स्टील होता क्या है, लोहे का एक ऐसा वर्जन होता है जिसमें रस्ट नहीं लगता है, यानी कि बिल्कुल जंग रोधक होता है, इसमें जंग वगैरह के चांसेस नहीं बनते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग हमारे लिए बहुत फेमस है, क्योंकि आज के डेट में स्टील हर जगह यूज होता है। स्टील के बर्तन हुए, स्टील के जो है कि घर के इक्विपमेंट हुए, किचन के इक्विपमेंट हुए, तो स्टील बहुत ज्यादा हमारे यहाँ डिमांडेड है। और इस स्टील को बनाने में हम एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों, मैग्नीज का। तो मैग्नीज तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है। दूसरी चीज, इसका जो दूसरा प्रयोग होता है बच्चों, जितने आज के डेट में ड्राई सेल्स हैं, ड्राई सेल्स यानी जो ये शुष्क बैटरियां होती हैं जिसको हम लिथियम का प्रयोग करके बनाते हैं, तो जितनी भी शुष्क बैटरी हैं, ड्राई सेल्स हैं, उसको भी बनाते समय मैग्नीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वहां पर भी मैग्नीज का प्रयोग है, और मैग्नीज का प्रयोग रॉ मटेरियल के रूप में आयरन स्टील के इंडस्ट्री में भी है। अब अगर हम यहीं पे बात करें बच्चों कि मैग्नीज का टॉप प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, अगर हम मैग्नीज के टॉप प्रोड्यूसर की बात करें, और अगर हम पहले स्टेट पे देखें कि इंडिया का कौन सा स्टेट पूरे भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो बच्चों इस समय मध्य प्रदेश मैग्नीज का टॉप प्रोड्यूसर स्टेट बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश भारत में मैग्नीज सबसे ज्यादा निकालता है, और मध्य प्रदेश के बाद जो दूसरे नंबर पे जो स्टेट है इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार, वो है बच्चों महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। स्पेशली आपको कौन सा नाम याद रखना है, स्पेशली आपको नाम याद रखना है मध्य प्रदेश का। और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चों। अगर हम यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदलें अपना, और इसी को कंट्री के हिसाब से देखें कि दुनिया में सबसे बड़ा मैग्नीज का टॉप प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है,
तो अगर कंट्री की बात यहां पे की जाएगी तो वो बच्चों हो जाएगी दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा, हमारा ये जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है दक्षिण अफ्रीका, यहां पर सबसे ज्यादा मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है। और इस मैग्नीज के कुछ प्रमुख क्षेत्रों की भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि कभी कभी ये प्रमुख क्षेत्र मैग्नीज के भी पेपरों में आए हुए हैं। तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं मैग्नीज के, वो कौन कौन से हैं बच्चों, तरह उसकी भी चर्चा यहां पे कर लें। तो यहां पे आप देखना, मैग्नीज बालाघाट, एमपी का जो एमपी है, एमपी में बालाघाट इसका बहुत फेमस उदाहरण है। बहुत ज्यादा जो है कि बालाघाट में जो है कि मैग्नीज मिलता है। पूरा का पूरा एक लगा लो कि बालाघाट जिला एमपी का मैग्नीज के लिए ही फेमस है। इसके अलावा उड़ीसा में भी मैग्नीज मिलता है। उड़ीसा में एक केंदुझार, एक जगह है केंदुझार और बोनाई, ये दो तीन जगह हैं, स्पेशली केंदुझार, जहां पर आपको मैग्नीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा बच्चों महाराष्ट्र में भी नागपुर, रत्नागिरी जो जिले हैं महाराष्ट्र के, मैंने बताया भी था आपको कि महाराष्ट्र सेकेंड टॉप प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। तो रत्नागिरी जिला जो हमारा है, इन सब जिलों में आपको जो है कि मैग्नीज देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों जो हमारा अगला मिनरल्स है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे तो ये लगा लो कि सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, वो है हमारा कॉपर यानी कि तांबा। तांबा की बात की जाएगी, ये जो तांबा होता है बच्चों, आप ये देखना कि मानव सभ्यता में या मानव इतिहास में प्रयोग की जाने वाली अब तक की सबसे पहली धातु है बच्चों। तो ये मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सर्वप्रथम धातु। यानी आप ये लगा लो कि लोहे का भी प्रयोग करना जब मानव नहीं जानते थे तो वो तांबे का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे प्रयोग के बहुत ज्यादा जो साक्ष्य है वो मिले हुए हैं। तो तांबा हमारे देश में या हमारी इस पूरी दुनिया में मानव सभ्यता के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु थी। इस तांबा प्रयोग का जो साक्ष्य था, ये साक्ष्य बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिखता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ये लोग राजस्थान के खेतड़ी माइंस से, ये खेतड़ी माइंस का उल्लेख भी इस सभ्यता में आता है, खेतड़ी की खान से तांबा निकालते थे और इसको जो है कि यूज करते थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पेपरों में इतनी बार रिपीट हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों यहां पे जो अगली चीज हम बात करने वाले हैं कि ये जो तांबा है, तांबे का जो प्रयोग होता है ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, वायर वगैरह बनाने में, मोटर बाइंडिंग में, इन सब चीजों में हम तांबा यूज करते हैं। इसके अलावा हम अपने घरेलू उपकरण, किचन के सामान और भी बहुत जगहों पे हम लोग तांबे का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने एक नई टेक्निक इजाद की थी। उस टेक्निक में वो क्या करते थे, तांबे के साथ कुछ मिक्सअप करते थे और एक नया मेटल तैयार करते थे, जिसको वो क्या नाम देते थे, ब्रोंज का नाम देते थे। तो बच्चों यहां पर याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे के साथ, इस तांबे के साथ एक धातु मिलाते थे जिसका नाम होता था टिन। और तांबा और टिन जब ये मिलाते थे, तांबा और टिन जब ये मिलाते थे तो इससे एक नया धातु ये प्राप्त करते थे। इस धातु को बच्चों ये लोग जस्ता कहते थे और जस्ते को ही ब्रोंज कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता से एक नर्तकी की मूर्ति या डांसिंग गर्ल की स्टेच्यू मिला है जो जस्ते से बना हुआ था। तो ये जो जस्ता है ये एक मिश्रित धातु है, मिक्स्ड मेटल है, और इसको कॉपर और टिन को मिश्रित करने से प्राप्त किया जाता है। काफी ये मजबूत होता है, ब्रोंज काफी मजबूत होता है। आज के डेट में तो ब्रोंज का इतना इंपॉर्टेंस है
कि जब हमारे यहाँ कोई खेलों का टूर्नामेंट होता है तो जो 3 मेडल दिए जाते हैं, जैसे पहला गोल्ड मेडल देते हैं, दूसरा सिल्वर मेडल देते हैं और तीसरा जो है कॉपर मेडल नहीं देते बच्चों। तीसरा जो मेडल हम देते हैं वो ब्रोंज मेडल देते हैं। और इस ब्रोंज को बनाने के लिए आप देख ही रहे हो, कॉपर को टीन के साथ क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है। और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक आज की नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा खोजी हुई टेक्निक है। इसके अलावा इस तांबे के साथ एक चीज और याद रखिएगा कि इस तांबा में जब हम जस्ता मिलाते हैं, जस्ता यानी कि जिंक, तो फिर हमको यहां पर एक नई धातु प्राप्त होती है और इस नई धातु को इस बार कहा जाता है बच्चों पीतल। तो ये जो पीतल होता है इसको हम ब्रास कहते हैं। ब्रास का मतलब होता है कि एक ऐसी धातु जिसमें तांबा और जस्ता मिलाने से बने। तो पेपर में अगर आपसे पीतल पे क्वेश्चन आए, जस्ते पर आए, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अब इस कॉपर के में थोड़ा सा और देखते हैं, इसके टॉप प्रोड्यूसर्स की बात कर ली जाए। कॉपर के जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं बच्चों, इसके टॉप प्रोड्यूसर्स स्टेट और कंट्री दोनों में हम देखेंगे। तो अगर हम स्टेट की बात करें तो पिछले कई सालों से राजस्थान कॉपर का टॉप प्रोड्यूसर बना हुआ था और बिल्कुल डोमिनेट किया हुआ था। लेकिन रिसेंटली राजस्थान को रिप्लेस करके मध्य प्रदेश कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। तो इस समय मध्य प्रदेश कॉपर में टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है। इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर पे देखेंगे तो बच्चों वही राजस्थान का नाम आ जाएगा। और अगर हम कंट्री की बात करें, यहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा कॉपर उत्पादन करने वाला देश, तो उस देश का नाम है चिली। चिली को कहते हैं बच्चों वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कॉपर। और ये जो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कॉपर है, ये इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि दुनिया का मैक्सिमम जो कॉपर है चिली में लोकेटेड है। चिली है कहां पर, यह साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका का बच्चों एक देश है, अमेरिका का एक देश है। इसके बाद यहां पर एक चीज और बता देते हैं, तांबे के प्रमुख क्षेत्र, यानी भारत में तांबा कहां कहां मिल सकता है, इसके प्रमुख क्षेत्रों की भी बात कर ली जाए तो इसमें सबसे पहले राजस्थान में ही चलते हैं। राजस्थान में जो तांबा मिलता है बच्चों, कहां कहां मिल सकता है, तो ये मिलता है खेतड़ी, झुंझुनू, ये कुछ एरियाज हैं। खेतड़ी की खान हो गई, राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वहां खेतड़ी की खान के अलावा यहाँ पे खोदरीवा एक एरिया है जिसका नाम खोदरीवा है, वहां पर भी मिला है। ये भी एसएससी ने क्वेश्चन बना रखा है। तो खेतड़ी, खोदरीवा, ये सब प्रमुख प्लेसेस है जहां पर राजस्थान में तांबा मिलता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी में बच्चों यहां पर याद रखिएगा मलाज खंड, ये नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, मलाज खंड। एमपी का जो बालाघाट था मैग्नीज के लिए, और जो मलाज खंड है बच्चों वो यहां पर तांबे के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसके अलावा तरेगांव, यहीं पे आपको तरेगांव भी दिखेगा, तो तरेगांव में भी आपको ये मिल जाएगा। तो राजस्थान, एमपी, इसके अलावा तांबा आपको झारखंड में भी सिंहभूम में दिखेगा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दिख जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बच्चों और झारखंड के सिंहभूम, जहां पे लोहा मिल रहा था तो वहां पर कॉपर भी मिलता है, तो सिंहभूम। ये कुछ प्रमुख एरियाज थे कॉपर प्रोडक्शन के लिए। बच्चों आज की वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं, अभी इस खनिज श्रृंखला का दूसरा पार्ट जल्दी हम लोग लेकर आएंगे। और आज की जो वीडियो में हम लोगों ने बात किया इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। जय हिंद।